नमस्कार। आज का जो टॉपिक है वो है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। अब ये है क्या? जनरली ये क्वेश्चंस पूछा जाता है और लोग इसको कुछ सही और कुछ गलत लिख कर आते हैं या बात करते हैं इस बारे में। लेकिन हम आज जानेंगे कि ये है क्या। ये बात है उस दौर की जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो चुका था, कोल्ड वॉर चल रहा था। और उस कोल्ड वॉर में जो दुनिया थी वो दो ब्लॉक्स में डिवाइड थी। एक था अमेरिकन ब्लॉक, जिसको आप नाटो ब्लॉक भी कह सकते हैं। दूसरा था वार्सा पैक्ट, जिसको लीड कौन कर रहा था? यूएसएसआर। तो अमेरिका कहीं ना कहीं कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी को लेकर चल रहा था और यूएसएसआर सोशलिस्ट को कहीं ना कहीं वो इन्फ्लुएंस करना चाह रहे थे बाकी देशों को भी, और एक बड़े लेवल पर कर चुके थे। पूरी दुनिया दो भागों में बढ़ चुकी थी। भारत और भारत जैसे बहुत सारे देश जो कि लीस्ट डेवलप्ड थे, जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अपनी स्वतंत्रता को प्राप्त कर चुके थे, वो शुरू हुए थे। और उनके लिए ये बड़ा मुश्किल था वो किसी एक गुट में जाएं। किसी एक गुट में जाने का, किसी एक ब्लॉक में जाने का मतलब है कि किसी दूसरे का विरोध में जाना। जी हाँ। और तब शुरू होता है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। 1961 बेलग्रेड में इसकी स्थापना होती है। हालांकि एक विचारधारा है ये, एक स्वतंत्र और स्वायत्तता की, जिसे कहते हैं ना कि एक सॉवरेनिटी वाली एक फॉरेन पॉलिसी है। एक ऐसी फॉरेन पॉलिसी है जो बात करती है अपनी। इसीलिए जब भारत के सामने प्रश्न था कि वो अमेरिका वाले गुट में जाए या यूएसएसआर वाले में जाए, तो उसने कहा कि ना तो हम किसी के साथ हैं ना किसी के खिलाफ हैं, हम अपने साथ हैं। और यहीं से शुरू होता है नेम। जैसा मैंने आपको बताया, इसका कोई सचिवालय क्यों नहीं? क्योंकि एक विचारधारा है। ये पूरी दुनिया में दूसरे नंबर का, अगर आप नंबर्स में देखेंगे तो 120 मेंबर्स हैं इसमें। आज भी अगर देखें 120 मेंबर्स, तो हम ये नहीं कह सकते कि इसकी प्रासंगिकता नहीं है। हालांकि ये एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन जिसको आप यूएन कहते हैं, जो 24 अक्टूबर 1945 में बना, ये उसका हिमायती हमेशा रहा। ये हमेशा उसको मजबूत करने के लिए काम किया इसने। और ये भी यूएन की तरह पीसफुल कोएक्सिस्टेंस की बात करता है। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट इंपीरियलिज्म, कॉलोनियलिज्म और मिलिटराइजेशन के अगेंस्ट खड़ा रहा। इसने किसी थर्ड ब्लॉक की स्थापना नहीं करी, कोई थर्ड ब्लॉक एस्टेब्लिश नहीं किया। इसने कहा कि हम चाहते हैं एक ऐसी दुनिया हो जिसमें ब्लॉक्स ना हो, जिसमें सब साथ चल सकें, हम अपनी फॉरेन पॉलिसी अपने अनुसार बना सकें, ना कि कोई दूसरा या तीसरा हमें गाइड करे। तो ये बात इसी की करता है। ये कहता है दैट वी आर नीदर ऑन द साइड ऑफ नाटो नॉर द साइड ऑफ वार्सा पैक्ट। क्योंकि अगर हम दोनों में से किसी भी ब्लॉक को ज्वाइन करेंगे तो हमें दूसरे के तो अगेंस्ट होना पड़ेगा ना। और वो देश जो अभी आजाद हुए हैं, जिनके पास स्वतंत्रता, जो उनको जो फ्रीडम मिली है, वो उनके लिए सॉवरेनिटी के साथ बनाए रखना बड़ा मुश्किल काम है। वो किसी दूसरे ब्लॉक के पिछलंगू बन जाएं या उसके साथ चले जाएं तो बहुत अच्छा होगा नहीं। हमारे जैसे देशों के लिए जो लीस्ट डेवलप्ड रहे, जो उनके लिए सबसे बड़ी बात ये थी कि हम अपना विकास कैसे करें, है ना। हमारे लिए पहला प्रश्न था रोटी कपड़ा मकान का। और इसीलिए कहा गया कि नेम जो है वो ग्लोबल साउथ की एक एक आवाज बनी, जो कि एक ऐसा वर्ड चाहती है जहां पर जस्टिस हो, जहां पर एक्सप्लॉइटेशन ना हो। क्योंकि मैंने आपको कहा कि ये इंपीरियलिज्म, कॉलोनियलिज्म और मिलिटराइजेशन के अगेंस्ट है ना। एक ऐसा विश्व जो शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की बात करे, एक ऐसा विश्व जहां पर न्याय हो और हम अपने इंटरेस्ट को पूरा कर सकें। इसके साथ साथ अगर आप देखते हैं कि आज दुनिया में यूक्रेन एक ऐसा देश है जो सबसे ज्यादा इंपोर्ट कर रहा है। जो सिप्री की रिपोर्ट आई है वो कहती है कि यूक्रेन सबसे ज्यादा क्या कर रहा है? पैसा खर्च कर रहा है हथियारों पर खरीदने पर। दूसरे नंबर पर हालांकि भारत है। मैं बिल्कुल मानता हूं कि ये एक रियलिस्टिक अप्रोच से देखें तो हमें कहीं ना कहीं अपने डिफेंस पर अच्छा खासा खर्च करना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ हमें जो ज़रूरत है, जो डेवलपिंग कंट्री हैं, उनको एजुकेशन बजट को बढ़ाने की ज़रूरत है। उस साइंटिफिक टेम्परामेंट की ज़रूरत है जो हमको
एक वर्ल्ड लेवल पर हमें एक बेहतर स्थिति में पहुंचा सके। ये जो एक आइडिया है बड़ा थ्योरेटिकल लगता है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का, कि पीसफुल की बात करते हैं, पीसफुल को एक्सिस्टेंस हो। और अगर आप पढ़ते हैं रियलिज्म, अगर रियलिस्टिक अप्रोच में जाते हैं तो लगता है कि यार यहाँ तो अगर आप शांति चाहते हैं तो आपको मजबूत होना पड़ेगा। न्यूक्लियर वेपन्स जिसके पास है उस पर जल्दी से कोई अटैक नहीं करता। आज ईरान है, ईरान पर कितने अटैक हो रहे हैं, लेकिन अगर उस पर न्यूक्लियर वेपन होता तो शायद ये युद्ध इतना लंबा ना चल रहा होता, या शायद युद्ध ही ना हुआ होता, है ना। लेकिन उसके साथ साथ मैं ये बता दूं आपको कि ये जो नेम है, ये जो शांति की बात करता है, जो पीस की बात करता है, वो केवल थ्योरेटिकल है, ये गलत है। ये एक, जिसे कहते हैं ना कि एक प्रैग्मेटिक आइडिया है। क्यों? क्योंकि देखिए दुनिया में कहीं भी, दुनिया के किसी भी कोने में अगर युद्ध होगा, चाहे वो यूक्रेन का हो, चाहे वो ईरान का हो, अभी जो ईरान का चल रहा है, ऐसा तो नहीं है ना कि ईरान ही उससे प्रभावित हो रहा है, या इजराइल या अमेरिका ही हो रहा है, पूरी दुनिया पे असर पड़ रहा है। और हम तो बहुत ज्यादा हो रहे हैं। एलपीजी का, आप हो सकता है कि गवर्नमेंट ना बोले कि हम एलपीजी क्या क्राइसिस है, लेकिन आप सब जानते हैं कि एलपीजी का क्राइसिस है। अभी इलेक्शन होने दीजिए, फिर उसके बाद देखिए पेट्रोल और डीजल के जो प्राइसेस हैं वो कितने ज्यादा हो जाते हैं। इन्फ्लेशन जो रेट है वो कितनी ज्यादा हाई है ना कहीं हमारी इकोनॉमी के ऊपर ये बहुत बुरा असर डाल रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि एक प्रैग्मेटिक आइडिया है ना। आज अगर हॉर्मुज स्ट्रेट में जो प्रॉब्लम है, अगर वो खड़ी ना हुई होती तो यहाँ पर जो हाइक हो रहा है इतना ज्यादा, हर चीज के अंदर रेट बढ़ रहे हैं और ये सब चीजें जो हो रही हैं, जो क्राइसिस आ रहे हैं, वो नहीं आए होते, है ना। तो हम कह सकते हैं कि जो नेम का जो आइडिया था वो प्रैग्मेटिक है, वो प्रैक्टिकल है, वो बात करता है प्रैक्टिकलिटी की, वो बात करता है सेल्फ इंटरेस्ट की, वो बात करता है सोवेरेनिटी की, वो बात करता है कि आप हमें गवर्न नहीं करेंगे। जब देश आजाद हुआ तो उसके बाद भी भारत कॉमनवेल्थ का मेंबर रहा। कॉमनवेल्थ में वो सभी नेशंस हैं जहां पर ब्रिटेन ने अपना रूल किया। हमारे पास ये ऑप्शन भी रहा कि हम कॉमनवेल्थ से बाहर निकल जाएं, और बहुत लोगों ने कहा कि इसका क्या फायदा, जिसने हमारे ऊपर रूल किया, दोबारा से नेहरू कॉमनवेल्थ में शामिल हो गए। लेकिन नेहरू ने कहा कि पहले हम कॉमनवेल्थ में इसीलिए थे क्योंकि वहां की जो क्वीन है, वहां की जो हेड ऑफ द स्टेट थी, वो चाहती थी। लेकिन आज हम यहां पर इसलिए हैं क्योंकि हम अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए, और वही हुआ 1962 में जब इंडो चाइना वॉर हुआ, तब ब्रिटेन ने हमारी जितनी भी मदद की, जो भी मदद की, क्योंकि हम कॉमनवेल्थ के मेंबर रहे, है ना। तो हम बिल्कुल ये नहीं कह सकते कि हम किसी एक पोल को पकड़ के बैठ जाएं और ये सब सही है। हमें अपनी सॉवरेनिटी के साथ साथ अपनी एक ऐसी फॉरेन पॉलिसी को बनाना था जिसके अंदर हम अपने लोगों का या अपने देश को बड़ी ऊंचाइयों पर, बुलंदियों पर ले जाएं। और उस काम को हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने बखूबी निभाया। हो सकता है कि कोई और प्राइम मिनिस्टर होते नेहरू की जगह, तो हम आज इतने आगे ना होते जितने हम आ पाए। इसके साथ साथ नासिर, टीटो, सुकर्णो, ये सब जवाहरलाल नेहरू के साथ रहे और एक नेम नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट बनाया, और बहुत बेहतर तरीके से बनाया। इसके बारे में जो मैं आपको 2-3 बातें और बताना चाहूंगा, वो मैं बता दूं दैट नेम वाज नॉट एसोसिएटेड विद न्यूट्रलिटी। क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि न्यूट्रल है, न्यूट्रल नहीं है। मैंने बोला ना न्यूट्रल, अगर न्यूट्रलिटी की बात होती तो जब इजिप्ट पर ब्रिटेन ने स्वेज कनाल को लेकर डिस्टरबेंस हुआ ब्रिटेन में और इजिप्ट में, हम ब्रिटेन के अगेंस्ट खड़े हुए, है ना। हम किसके साथ थे? इजिप्ट के साथ थे। तो न्यूट्रलिटी कहां रह गई? जबकि ब्रिटेन एक बड़े ब्लॉक के अंदर था। उसके साथ साथ होता है दैट नेम वाज नॉट अ पॉलिसी ऑफ थर्ड ब्लॉक। मैंने आपको पहले भी बताया कि नेम ने कोई थर्ड ब्लॉक खड़ा करने की कोशिश ही नहीं करी। क्यों नहीं करी? क्योंकि हम तो चाहते थे ब्लॉक फ्री वर्ल्ड हो, ऐसा ना हो कि दो पार्ट्स के अंदर है। हम अगर हम आपके साथ भी नहीं है, हम आपके साथ भी नहीं है, और हम आपके खिलाफ भी नहीं है, हम आपके खिलाफ भी नहीं है, हम अपने साथ हैं, हम अपने देश के साथ हैं। हम उस अवस्था में हैं जहां पर हम दोनों लोगों से अगर कुछ बेहतर प्राप्त कर सकते हैं तो हम जरूर लेंगे। हमारी अगर वॉइस है तो हम वो न्यूट्रलिटी की होगी। ऐसा नहीं है कि हम
किसी एक के साथ होंगे तो हम दूसरे की बात ही नहीं कर सकते, तो हमने वो भी नहीं किया। बात करते हैं कि जो नेम है वो एक आइसोलेशन की पॉलिसी है, तो आइसोलेशन की पॉलिसी भी नहीं है, क्योंकि देखिए ग्लोबल वर्ल्ड के अंदर आइसोलेट होना बिल्कुल नामुमकिन सा है, तो नेम आइसोलेशन की भी पॉलिसी नहीं है। अगर आप देखते हैं आइसोलेशन वाली बात जैसी हुई, तो 1988 में यूएन में जबकि प्राइम मिनिस्टर जो राजीव गांधी थे, उन्होंने कहा कि आने वाले 20 वर्षों में, मतलब 20 इयर्स में, हमको न्यूक्लियर वेपन्स को पूरी तरह से समाप्त करना है, खत्म करना है। तो कहीं ना कहीं यूएन तक भी बात पहुंचाई कि इसकी नेम की, उस ऑर्गेनाइजेशन की जो डिसआर्मामेंट की बात करता है, ये उस देश के प्रधानमंत्री ने बात पहुंचाई जो युद्ध से पहले बुद्ध की बात करता है और शांति की बात करता है। कहीं ना कहीं ये भी एक रीजन रहा, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू जैसी, उनसे आप किसी में भी बात कर लीजिए, हिस्ट्री में, पॉलिटी में, इकोनॉमिक्स में, आईआर में, जवाहरलाल नेहरू जैसा व्यक्तित्व होना एक बड़ी बात है। जवाहरलाल नेहरू जैसा शख्स सालों में नहीं सदियों में पैदा होते हैं, और हमारा सौभाग्य रहा, हम बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत रहे कि वो हमारे पहले प्रधानमंत्री रहे, और उन्होंने जो हमारी जो फॉरेन पॉलिसी थी उसको इतनी बेहतर तरीके से शेप किया, चाहे वो उनकी डिप्लोमेसी हो, चाहे वो नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी हो, और बहुत बेहतर तरीके से आगे लेकर गए देश को। थैंक यू।